दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं महाराजा मूवी को, जो हाल ही में 2024 में ही रिलीज हुई है। विजय सेतुपति की यह मूवी आजकल काफी चर्चा में है। इसकी स्टोरी थोड़ी हटके है, जो आपको काफी पसंद आएगी, लेकिन तब जब आप इसको पूरा देखेंगे। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें महाराजा नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि एक सैलून की दुकान में काम करता है, यानी कि वो एक नाई है। लेकिन ये सैलून उसका खुद का नहीं है, वो यहाँ पर सिर्फ काम करता है। महाराजा बहुत ही सीधा साधा और शांत स्वभाव का आदमी है, लेकिन तभी महाराजा अपने बॉस से काम के बीच में ही छुट्टी मांगने लगता है, क्योंकि उसकी बीवी ने उसे कुछ सामान लाने को कहा था। ऐसा करने पर उसका बॉस उसे खरी खोटी सुनाने लगता है और फिर जाने देता है। उसके बाद महाराजा सीधा खिलौने की दुकान में जाता है और अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीदने लगता है। उसका घर उस खिलौने वाली दुकान के बिल्कुल सामने था। फिर वो अपनी वाइफ को अलग अलग खिलौने दिखाकर पूछता है कि कौन सा खिलौना लाना है। ये खिलौने वो अपनी बेटी के लिए ही खरीद रहा था। फिर जब वो उसकी पेमेंट करने जाता है तो देखता है एक ट्रक कंट्रोल से बाहर होकर सीधा उसके घर में घुस जाता है, और ये देखकर महाराजा सुन पड़ जाता है। अब इस बात को 15 साल बीत जाते हैं। उस दिन एक्सीडेंट में महाराजा की पत्नी की डेथ हो गई थी, लेकिन उसकी बेटी की जान बच गई थी। उसकी बेटी की जान एक कूड़ेदान की वजह से बची। दरअसल जब वो ट्रक उनके घर में घुसा तो एक छत टूटने की वजह से एक कूड़ेदान ज्योति के ऊपर आ गिरा, जिसने ज्योति को ढक लिया। इस वजह से ही ज्योति को कुछ भी नहीं हुआ। तब से अब तक ये कूड़ेदान उनके घर का एक मेंबर बन चुका है, जिसका नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा है। वे लोग लक्ष्मी को हर रोज नहलाते हैं और हर रोज उसकी पूजा भी करते हैं, और इसके बारे में सबको मालूम है। महाराजा और ज्योति एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। फिर ज्योति अपने स्कूल में जाती है, लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ज्योति स्पोर्ट्स में बहुत तेज है और वो एक एथलीट बनना चाहती है। स्कूल में ज्योति की मुलाकात एक पीटी टीचर से होती है, जिसका नाम आसिफा है, और वो ज्योति को स्पोर्ट्स के लिए बहुत सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ महाराजा अभी भी सैलून में ही काम करता है। बस फर्क इतना है कि अब वो किसी के नीचे काम नहीं करता, बल्कि खुद मालिक बन गया है। अब ये लोग किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल के प्रिंसिपल ज्योति को स्कूल से निकाल देते हैं, क्योंकि एक फंक्शन के दौरान ज्योति ने वहाँ पर आए हुए गेस्ट को पानी में शराब मिलाकर पिला दी थी, और इसी बात से गुस्सा होकर प्रिंसिपल उसे उल्टा सीधा भी बोल देते हैं। फिर महाराजा उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि उसकी बेटी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, लेकिन प्रिंसिपल तो महाराजा को ही धमकी दे देते हैं और कहते हैं अगर ज्यादा बोलेगा तो तुमको भी जेल में भिजवा दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर पीटी टीचर आती है और वो अपने साथ एक लड़के को लेकर आती है, जिसने उस पानी में शराब मिलाई थी। फिर महाराजा प्रिंसिपल से कहता है कि अब तो आपको पता चल ही गया कि मेरी बेटी की कोई गलती नहीं थी, अब आपको मेरी बेटी से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये बात सुनकर प्रिंसिपल गुस्सा हो जाता है और फिर से भला बुरा कहने लगता है। ये देखकर महाराजा को भी गुस्सा आ जाता है, और फिर वो भी अपनी जिद पर अड़ जाता है कि जब तक प्रिंसिपल उसकी बेटी से माफी नहीं मांगेगा, वो यहाँ से हिलने वाला नहीं है। उसे देखकर स्कूल के सब लोग डर जाते हैं कि ये आदमी कितना जिद्दी स्वभाव का है। फिर ज्योति प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप मुझे सॉरी बोल दीजिए, वरना यहाँ पर बहुत कुछ बुरा हो सकता है। फिर प्रिंसिपल महाराजा से डरते हुए सॉरी बोल देता है। फिर वो अपने घर चले जाते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। ज्योति कुछ दिनों के लिए स्कूल की तरफ से खेलने के लिए बाहर जाने वाली थी, वो भी एक हफ्ते के लिए। महाराजा भी उसे जाने के लिए परमिशन दे देता है। फिर वो जाते समय कहती है कि लक्ष्मी का ध्यान रखना, और फिर वो अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। अब रात हो जाती है। महाराजा अपने काम से घर लौट आता है। फिर आधी रात को कोई उसको लूट कर चला जाता है और उसे पीट कर बेहोश भी कर देता है। अब किसने महाराजा को पीटा और क्या लूटा, ये आपको आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम मैथ्यू नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अपनी फॉर्च्यूनर से उतरता है और एक वर्कशॉप के अंदर जाकर एक मैकेनिक को पीटने लगता है। वो कहता है मैंने अपनी कार यहाँ सर्विस कराने के लिए दी थी, इसलिए नहीं कि तुम इसे लेकर यहाँ वहाँ घूमो और उसमें रखा मेरा चश्मा भी चुरा लो। वो चश्मा मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट किया था। तभी वहाँ पर धन्ना नाम का एक मैकेनिक आता है, जिसने उसकी कार की रिपेयरिंग की थी। फिर मैथ्यू धन्ना को भी पीटने लगता है और सबको धमकी देता है कि कल सुबह तक मेरा चश्मा मुझे वापस नहीं मिला तो मैं तुम्हारी गैरेज में आग लगा दूंगा। मार खाने के बाद धन्ना को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर रात को जब मैथ्यू अपने आदमियों के साथ एक बार में बैठकर शराब पी रहा था, तब वहाँ पर धन्ना आता है। वो अपने साथ मैथ्यू का चश्मा भी लेकर आया था, और फिर वो मैथ्यू के सामने ही उस चश्मे को तोड़ देता है। फिर वो मैथ्यू और उसके आदमियों को पीटने लगता है और मार मार कर उनका बुरा हाल कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं महाराजा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने जाता है कि उसके घर चोरी हुई है। वो पुलिस वालों को बताता है कि कल रात उसके घर से किसी ने लक्ष्मी को चुरा लिया। उन सभी को लग रहा था कि लक्ष्मी कोई लड़की होगी, लेकिन बाद में जब उन्हें मालूम चला कि लक्ष्मी कोई लड़की नहीं बल्कि एक कूड़ेदान है, तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर सब लोग उसको समझाकर घर भेजने लगते हैं, लेकिन महाराजा अपनी जिद पर अड़ जाता
जाता है और लक्ष्मी की कंप्लेंट लिखाने के लिए जिद करने लगता है। उसे पुलिस वालों पर गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी कंप्लेंट लिखने से साफ मना कर देते हैं। फिर महाराज पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ करने लगता है। तभी वहाँ पर थोड़ी देर बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है जिसका नाम वरदराजन था। फिर महाराजा उसे भी अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। वो बताता है कि जब वो सैलून से अपने घर पहुंचा तो घर पहुंचने पर 3 लोगों ने उसके ऊपर हमला किया और उसको बेरहमी से पीटा। फिर बाद में वे उसकी लक्ष्मी को चुरा कर ले गए। लेकिन जब इंस्पेक्टर को पता चलता है कि वो कूड़ेदान की कंप्लेंट लिखवाने आया है तो वो गुस्से में महाराजा के ऊपर गन तान देता है और कहता है तुरंत यहाँ से चला जा वरना तुझे गोली मार दूंगा। फिर महाराजा डरकर वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो फिर से वापस आता है और इंस्पेक्टर से कहता है कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, मेरी लक्ष्मी को ढूंढ दो। फिर उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर उसके कान के नीचे एक थप्पड़ देता है। फिर एक हवलदार महाराजा को साइड में लेकर जाता है और उससे पैसे ले लेता है। वो कांस्टेबल कहता है कि वर्दी की थोड़ी इज्जत किया करो, सबके सामने रिश्वत थोड़ी देते हैं। अब सब लोग लक्ष्मी को ढूंढने के लिए लग जाते हैं। सबसे पहले इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबल को लेकर सीधा महाराजा के घर जाता है और उसके घर को अच्छे से चेक करता है। घर की हालत देखकर लग रहा था कि महाराजा सच कह रहा है, यहाँ पर सच में चोरी हुई है। लेकिन पुलिस वालों को शक हो जाता है कि जिस कूड़ेदान की बात ये कर रहा है जरूर उसमें कोई सोना चांदी होगा, इसीलिए तो ये उसे ढूंढने के लिए 5 लाख रुपए दे रहा है। फिर वे आसपास के घरों में भी पूछताछ करने जाते हैं। उन्हें महाराजा की अलमारी में से बैंक की एक पासबुक मिलती है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि इसने अपने बैंक में 15 लाख रुपए सेविंग कर रखी है। तभी महाराजा की बेटी ज्योति उसके पास एक वीडियो भेजती है जिसमें पहले तो वो अपना स्टेडियम दिखाती है और उसके बाद वो लक्ष्मी के बारे में पूछती है। लेकिन महाराजा फोन बंद करके अपनी जेब में डाल लेता है। उस समय इंस्पेक्टर के साथी उसे भड़काते हैं कि महाराजा हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है, अगर हम उसकी गर्दन पकड़कर पूछेंगे ना तो हमें 5-10 लाख की जगह कुछ बड़ा मिल सकता है। फिर वृद्धराजन महाराजा से कहता है कि अगर तुम हमें सच सच बता दोगे कि उस कूड़ेदान में क्या कीमती चीज रखी थी तो हम उसे जल्दी ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन महाराजा कहता है कि वो तो बस एक कूड़ेदान ही है जिसने मेरी बेटी की जान बचाई थी। मैं आपको 5 की जगह 7 लाख रुपए दूंगा, लेकिन आप मेरी बेटी के आने से पहले लक्ष्मी को ढूंढ दीजिए। तभी हम सिल्वा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि चोर भी है और एक गुंडा भी। ये अक्सर लोगों के घरों में घुसता है, फिर उनको बांधकर वहाँ पर चोरी करता है, कुछ खाता पीता है और फिर घर वालों को मार देता है। जिन घरों में कुंवारी लड़कियां होती हैं, सिल्वा का साथी उन लड़कियों की इज्जत पर से भी हाथ साफ कर देता है। चोरी का कोई भी सबूत ना बचे, इसलिए वो घरों में आग भी लगा देते हैं। सिल्वा एक फैमिली मैन है जिसकी एक खूबसूरत सी पत्नी और एक छोटी बेटी भी है जिसे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। महाराज के घर में जो कूड़ेदान चोरी हुआ था वो भी सिल्वा के ही घर में पड़ा था। तभी मार्केट में एक पुलिस वाला महाराजा को रोकता है और उसे बताता है कि तुम बेकार में पैसे लुटा रहे हो, पुलिस वाले तुम्हारी लक्ष्मी को ढूंढने वाले नहीं हैं। शायद वो सही कह रहा था क्योंकि पुलिस वाले तो अलग अलग दुकानों में जाकर सेम टू सेम ऐसा ही कूड़े का डिब्बा खोज रहे थे ताकि उसकी जगह पर नए कूड़े का डिब्बा पेश कर दें, लेकिन उनकी बात नहीं बनती। अब महाराजा फुल डे पुलिस स्टेशन में ही रहने लगा था। अब वो अपने काम पर भी नहीं जाता था। पुलिस वाले भी इस बात का पूरा फायदा उठाते हैं और उससे खाने पीने का सामान मंगवाते हैं और बाजार के भी काम करवाते हैं। ऐसा लग रहा था कि महाराजा पुलिस स्टेशन में ही काम करता है, कभी चाय लाता है तो कभी पुलिस की गाड़ियां साफ करता है। दूसरी तरफ सिल्वा भी अपने काम में लगा हुआ था और एक के बाद एक अलग अलग घरों को टारगेट करता है। सिल्वा की जान से प्यारी बेटी के कंधे पर एक घाव था जो काफी समय से ठीक नहीं हो रहा था, वो उसकी भी मरहम पट्टी करता है। दूसरी तरफ महाराजा की बेटी ज्योति फिर से उसके पास एक वीडियो भेजती है और कहती है आप आजकल मेरा फोन नहीं उठाते और मैंने आपको लक्ष्मी की फोटो भेजने के लिए कहा था, आपने अब तक वो भी नहीं भेजी, क्या कर रहे हैं आप। लेकिन महाराजा फिर से उसकी बात को इग्नोर कर देता है। तभी एक पुलिस वाला एक बर्तनों की दुकान में सेम टू सेम वैसा ही डस्टबिन पूछने के लिए जाता है और तभी वहाँ पर उसे शिवम नाम का एक आदमी मिलता है जो कि पुलिस का खबरी था। फिर इंस्पेक्टर शिवम को भी इस काम में हेल्प करने के लिए लगा देता है। पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले महाराजा के साथ बुरा बर्ताव करते हैं और बात बात पर थप्पड़ लगा देते हैं, लेकिन महाराजा की भी मजबूरी थी, इसीलिए वो ये सब कुछ सह रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी अपने दोस्त की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आता है। उसके दोस्त का नाम धन्ना था जो कि गैराज में काम करता था। जब महाराजा उसकी फोटो देखता है तो उसे याद आता है कि जब चोरी की रात उसे होश आया तो उसके सामने एक टोल प्लाजा की रिसिप्ट पड़ी थी जिसके ऊपर एक गाड़ी का नंबर लिखा था। वो गाड़ी मैथ्यू की थी। फिर महाराजा उस गाड़ी का पता लगाकर बार में पहुंच जाता है जहां पर मैथ्यू शराब पी रहा था। जब वो मैथ्यू से पूछताछ करने जाता है तो उसे पता चलता है कि जब मैथ्यू ने अपनी गाड़ी सर्विस करने के लिए दी थी तो मैकेनिक उसकी गाड़ी को लेकर इधर उधर घूम रहे थे। फिर महाराजा वहां से जाने लगता है,
लेकिन तभी वहाँ पर धन्ना भी आ जाता है। वो मैथ्यू के सामने ही उसका चश्मा तोड़ देता है और फिर उसको खूब पीटता है। मैथ्यू कहता है, एक तो तूने मेरी गाड़ी चुराई और मेरा चश्मा तोड़ दिया और ऊपर से तू मुझे ही पीट रहा है। ये सब बातें महाराजा पास में खड़ा खड़ा सुन रहा था। फिर वो धन्ना का भी पीछा करने लगता है। धन्ना बैक व्यू मिरर में उसको देख लेता है और फिर वो अपने आदमियों को भी बता देता है। फिर महाराजा उसका पीछा करते करते एक बंद पड़ी फैक्ट्री में पहुंच जाता है। वहाँ पर पहुँचते ही धन्ना और उसके साथी उसे पीटने लगते हैं। फिर धन्ना कहता है कि उस रात तुझे घर में ही मार देना चाहिए था। चोरी करने के बाद तुझे तरस खाकर छोड़ दिया तो तू अब मुझे फॉलो करने लगा है। फिर वो अपने आदमियों को उसके हाथ पैर तोड़ने के लिए कहता है, लेकिन महाराजा अपनी जेब से एक उस्तरा निकालता है और सभी को गाजर मूली की तरह छील देता है। अब बारी आती है धन्ना की। वो धन्ना को भी खूब पीटता है और गला पकड़कर ऊपर उठा देता है। वो पूछता है कि तेरे बाकी के 2 दोस्त कहाँ हैं? फिर मार खाने के बाद धन्ना बता देता है कि मेरा एक साथी तेरे एरिया के पुलिस स्टेशन में ही काम करता है, अगर पता लगा सकता है तो लगा ले। फिर महाराजा उसे मार देता है। जिस तरह से महाराजा ने उसे मारा था उससे साफ साफ साबित होता है कि जो कुछ भी महाराजा कर रहा है वो एक कूड़ेदान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। महाराजा अपने साथ बैठे आदमी से पूछता है, क्या ये आपका रिश्तेदार है? वो कहता है, नहीं, ये मेरा दोस्त है। मैंने इसको किसी से 10 लाख रुपए दिलवाए थे। अगर ये नहीं मिला तो वो मुझे ही चुकाने पड़ेंगे। तभी वहाँ पर मैथ्यू भी आ जाता है क्योंकि पुलिस वालों ने ही उसे पूछताछ करने के लिए बुलाया था। इंस्पेक्टर कहता है, तू ही वो आखिरी बंदा है जिससे धन्ना मिला था। फिर मैथ्यू कहता है, वो तो मेरी पिटाई करके चला गया था, उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। हाँ, उसके आने से पहले एक आदमी वहाँ आया था जो कुछ पूछताछ कर रहा था, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। फिर इंस्पेक्टर उसे भगा देता है। दूसरी तरफ शिवम और एक पुलिस वाला सेम टू सेम वैसा ही एक नकली डस्टबिन बनवाने जाते हैं। फिर उन्हें एक आदमी मिल जाता है जो सेम टू सेम ऐसा ही डस्टबिन बनाकर दे सकता है और बदले में वो 2500 रुपए मांगता है। फिर वो उन्हें परसों आने को कहता है। तभी महाराजा एक पुलिस वाले को शर्ट पहनते हुए देखता है और फिर उसके जाने के बाद उसका नाम अपनी डायरी से काट देता है। अगले सीन में हम देखते हैं सिल्वा अपनी बेटी के लिए एक सोने की चैन खरीदने जाता है क्योंकि 2 दिन बाद उसकी बेटी का जन्मदिन था। फिर उन्हें एक लॉकेट पसंद आ जाता है। ज्वेलर कहता है, ये डिजाइन आपको 2 दिन बाद मिलेगा लेकिन थोड़ा कॉस्टली है। फिर सिल्वा उस लॉकेट को बनाने के लिए ऑर्डर दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं धन्ना का दोस्त एक फैक्ट्री में जाता है जहाँ उसकी मौत हुई थी। वहीं पर एक पुलिस वाला भी आया हुआ था। फिर वो पुलिस वाले से पूछता है कि आप यहाँ कैसे? पुलिस वाला बताता है कि मैं महाराजा केस में आया हूँ। अब इस बात को 2 दिन बीत जाते हैं। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। सिल्वा की वाइफ उसके पास फोन करती है और कहती है, आते वक्त बेटी के लिए चैन ले आना और हो सके तो दाढ़ी भी बनवाते आना। फिर सबसे पहले वो ज्वेलर के पास चैन लेने जाता है और उसके बाद मार्केट में से थोड़ी सामान की खरीदारी करता है। फिर वो दाढ़ी बनवाने के लिए एक सैलून की तलाश करने लगता है और अनफॉर्चुनेटली उसी सैलून में पहुंच जाता है जहाँ पर महाराजा काम किया करता था। फिर महाराजा उसे फोन पर किसी से बात करते हुए सुनता है जिससे उसे पता चल जाता है कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है। फिर जब वो उसकी दाढ़ी बनाने लगता है तो उसके ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है। फिर वो बैटरी लेने के लिए दूसरी दुकान पर चला जाता है। तभी सिल्वा के पास उसके पार्टनर शबरी का फोन आता है। वो बताता है कि पुलिस वालों को हमारे ऊपर शक है और आज पेपर में न्यूज भी छपी है जिसमें हमारे बारे में ही लिखा है। फिर जैसे ही सिल्वा पलटता है तो देखता है कि महाराजा उसके पीछे खड़ा है और शायद उसने उसकी बातें भी सुन ली है। फिर सिल्वा उसे शक की नजरों से देखता है और दाढ़ी बनवाने के बाद जब वो उसे 30 रुपए देने की कोशिश करता है तो महाराजा उससे सिर्फ 20 रुपए ही लेता है। फिर जब सिल्वा अपने घर पर था तो वहाँ पर शबरी आ जाता है। फिर वो शबरी को कहता है, शायद सैलून वाले ने हमारी बातें सुन ली है। शबरी कहता है, फिर तो हमें उसे भी ठिकाने लगाना होगा। तभी उसकी पत्नी उसे आवाज देती है और पूछती है, आपने चैन कहाँ पर रखी? फिर वे चैन को ढूंढने लगते हैं लेकिन उन्हें चैन नहीं मिलती। दरअसल वो अपनी बेटी की चैन सैलून में ही भूल गया था। फिर जब सिल्वा अपने साथी को लेकर सैलून जाने लगता है तो देखता है कि महाराजा वहीं पर आ रहा है और उसके साथ साथ पुलिस भी आ रही है। सिल्वा को लगता है कि शायद यही पुलिस को लेकर आया है, जबकि महाराजा तो उसकी बेटी की चैन लौटाने आया था। फिर पुलिस वाले उसे पीटने लगते हैं और गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। सिल्वा की पत्नी कहती है, क्या किया है मेरे पति ने, छोड़ दो इसे। पुलिस वाला बताता है, ना जाने कितनी औरतों के मंगलसूत्र छीने हैं इसने और पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ गलत काम भी किए हैं। कातिल है तुम्हारा पति। महाराजा ये सब कुछ खड़े खड़े देख रहा था। तभी सबरी पुलिस वालों को डराने के लिए अपनी गन निकाल लेता है। सिल्वा कहता है, ऐसा मत कर सबरी, फंस जाएंगे हम लोग। ये बात सुनकर उसकी पत्नी समझ जाती है कि उसका पति मुजरिम है।
फिर शबरी एक पुलिस वाले पर फायर कर देता है। फिर सभी पुलिस वाले उसे ठोक देते हैं। फिर वे सिल्वा की लुंगी उतारकर उससे ही उसके हाथ बांध देते हैं और उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। सिल्वा कहता है मुझे मेरी बेटी से मिल लेने दो, लेकिन उसकी पत्नी कहती है अब से ये तुम्हारी कुछ नहीं लगती, प्लीज आप लोग इसे ले जाइए। फिर वहाँ से जाते समय वो महाराजा को गुस्से से देखता है और इससे बदला लेने के बारे में सोचता है। अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस वालों को नया डस्टबिन मिल जाता है। फिर जब वे उसे लेकर इंस्पेक्टर के पास जाते हैं तो इंस्पेक्टर कहता है हमें नया नहीं बल्कि बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही चाहिए जैसा इस फोटो में है, जाओ उसे ठीक करा कर लाओ। फिर शिवा खुद ही उसे पुराना जैसा बनाने की कोशिश करता है और थोड़ी मेहनत के बाद उसे बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही कर देता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि उनको कबूल कराने के लिए एक चोर चाहिए था। फिर इंस्पेक्टर अपने इलाके के सभी चोरों के पास फोन करता है और डस्टबिन की चोरी कबूल करने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी इतनी टुच्ची सी चोरी के साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता था। फिर वो कांस्टेबल को कहता है कि कोई भी डस्टबिन की चोरी का इल्जाम अपने सर पर लेने को तैयार नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, कल सुबह से पहले मुझे चोर चाहिए, बदले में मैं उसे 50,000 रुपए दूंगा। ये बात सुनकर शिवा कहता है चोर बनने की एक्टिंग तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में एक हवलदार को फोन करता है और कहता है कि महाराजा से डिटेल में उसकी सारी स्टोरी पूछो और उसको पता मत चलने देना कि मैं फोन पर हूँ। फिर वो हवलदार उसे कहता है कि तुम मुझे दोबारा अपनी स्टोरी बताओ, मैं तुम्हारी CSR लिख रहा हूँ। फिर वो बताता है कि मेरा नाम महाराजा है और मैं एक सैलून चलाता हूँ। एक रात में अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। मैं अक्सर अपने घर की चाबी हमेशा अपने गमले के नीचे रखता हूँ। फिर मैंने वहीं से अपनी चाबी निकाली और ताला खोलकर अंदर आ गया। फिर मैंने अपने रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज किए। दरअसल महाराजा अपनी नहीं बल्कि अपनी बेटी की स्टोरी सुना रहा था। कुछ दिन पहले जब उसकी बेटी कैंप से वापस लौटी तो धन्ना, शिवम और सेल्वा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर सिल्वा ने एक लोहे की पाइप लेकर उसके सिर पर कई बार वार किया। फिर वो वहीं पर बैठकर महाराजा का इंतजार करते हैं। फिर धन्ना कहता है कि जब तक महाराजा लौटता है मैं इस लड़की को ठिकाने लगा कर आता हूँ, लेकिन वो गंजा कहता है रुको, मैं एक बार फिर से अंदर जाना चाहता हूँ। फिर उसके बाहर आने के बाद सिल्वा कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन धन्ना कहता है क्यों, क्या हुआ? 15 साल से तो तुम रट लगाए बैठे थे कि महाराजा से बदला लेना है, अब क्या हुआ? लेकिन सिल्वा कहता है फिर कभी देखेंगे। फिर महाराजा रोते रोते बताता है कि वे तीनों बड़े लोग थे सर, मैं अकेला उनसे लड़ नहीं पाया, वे मुझे मार के लक्ष्मी को उठा कर ले गए। फिर वो कांस्टेबल कहता है कि जब इंस्पेक्टर साहब सुबह आएंगे तो मैं उनसे साइन करवाकर CSR कंप्लीट कर दूंगा, तब तक आप अपने घर जाइए। फिर जब वो वहाँ से जाने लगता है तो एक कांस्टेबल कहता है महाराजा ये जो स्टोरी तुमने बताई है ये एक कूड़े के डब्बे के लिए तो नहीं थी। जब ये स्टोरी शिवम सुनता है तो वो समझ जाता है कि वो महाराजा है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उन लोगों ने ही किया था। फिर वो इंस्पेक्टर को कहता है कि अगर मैं कूड़े के डब्बे की चोरी का इल्जाम अपने सिर लूंगा तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे, ये तो सिर्फ बहाना था, दरअसल उसकी तो फटी पड़ी थी। फिर वो सिल्वा के पास कॉल करता है और ये सारी बात उसे बताता है। सिल्वा कहता है तुम ये बात धन्ना को भी बता दो, लेकिन शिवम कहता है वो तो 3 दिन से फोन ही नहीं उठा रहा। फिर वो इंस्पेक्टर को जाकर बताता है कि मेरी वाइफ ने हाँ कह दी है, अब आप मुझे ये बताइए कि कल कहाँ आना है। लेकिन इंस्पेक्टर कहता है तुम कहीं नहीं जा रहे, आज तुम यहीं पर सोओगे। उस रात जब वे तीनों वहाँ से चले गए तो उनके जाने के थोड़ी देर बाद वहाँ पर महाराजा आ गया। जब उसने अपनी बेटी को देखा तो वो गुस्से से पागल हो गया। फिर वो घर में तोड़फोड़ करने लगा और खुद को ही चोट पहुँचाने लगा, जिसके कारण वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। इस समय ज्योति हॉस्पिटल में थी और वो डस्टबिन उसी के बेड के नीचे पड़ा था। फिर वो महाराजा से पूछती है कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे एक बार उन लोगों को देखना है और उनसे पूछना है कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस इंस्पेक्टर शिवा को लेकर महाराजा के घर जाता है। इंस्पेक्टर उसे समझाता है कि अगर वो गुस्से में तुम्हें 1-2 थप्पड़ मार भी दे तो तुम बुरा मत मानना। फिर वो उसे साथ लेकर महाराजा के घर पहुंच जाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारा कचरे का डब्बा इस गंजे ने ही चुराया था, बताओ इसको तूने कैसे चोरी की। फिर वो गंजा बताता है कि इस घर में मोटा माल मिलेगा, ये सोचकर ही मैं और मेरे दोस्त यहाँ पर चोरी करने आए। जब हम पीछे के रास्ते से घर में घुसे तो हमने पूरा घर छान मारा, लेकिन यहाँ पर हमें चोरी करने लायक कुछ भी नहीं मिला। फिर जब हम यहाँ से जाने लगे तो ऊपर से ये आ गया। फिर हम तीनों यहाँ पर छुप गए, ये सोचकर कि जब ये नहाने जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन ये इस कमरे में आ गया और यहाँ पर आकर कपड़े बदलने लगा। मैंने कपड़े बदलते हुए इसे देख लिया था, लेकिन तभी मेरे हाथों से शोर हो गया। फिर जब ये चिल्लाने लगा तो मैं भागकर इसके पास गया और इसका मुंह बंद कर दिया। फ्लो में वो अपनी असली स्टोरी सुना रहा था और महाराजा इस बात को अच्छे से समझ जाता है, क्योंकि जहाँ पर उस गंजे ने अपने हाथ रखे हुए थे उसकी बेटी की हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही थे। फिर महाराजा की हाइट देखकर वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता है। तभी महाराजा को याद आता है कि उसकी बेटी ने कहा था उन तीनों में से एक की पीठ पर कुछ सूजा हुआ था।
फिर शिवम कहता है मैंने तुम पर हाथ उठाया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। फिर माफ करने के बहाने महाराजा उससे गले मिलता है और हाथ लगाकर उसकी पीठ पर देख लेता है और समझ जाता है कि ये वही आदमी है जिसके बारे में उसकी बेटी ने उसे बताया था। शिवम कहता है सॉरी भाई, जब चोरी के लिए हमें कुछ नहीं मिला तो मैं कचरे का ही डिब्बा उठा कर ले गया। फिर इंस्पेक्टर कहता है देखो महाराजा, चोर भी मिल गया और कचरे का डिब्बा भी, अब देख लो इसके साथ क्या करना है। फिर महाराजा कहता है कि मैं इससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। फिर महाराजा उससे पूछता है इस उम्र में ये सब करते शर्म नहीं आई? शिवम कहता है मेरा यहाँ पर आने का कोई इरादा नहीं था, बस मेरे दोस्त मुझे यहाँ पर जबरदस्ती ले आए। महाराजा पूछता है कि मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा उसने बोला था ना? लेकिन शिवम कहता है इस चोरी के लिए मुझे 3 महीने की सजा होगी और फिर हम बाहर आकर तुम्हारे साथ क्या करेंगे ये तुम सोच भी नहीं सकते। फिर इंस्पेक्टर कहता है कि इसके घर में आकर इसको ही धमकी देता है, चुप कर वरना लगाऊंगा तेरे कान के नीचे। फिर महाराजा इंस्पेक्टर को कहता है कि इसे माफ करके छोड़ दीजिए। फिर इंस्पेक्टर कहता है कि इसने चोरी भी की है और तुमको मारा भी है, इसके साथ कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन महाराजा उसे छोड़ने के लिए कहता है। फिर इंस्पेक्टर कहता है कि इसने तेरी बेटी के साथ गलत किया तो भी तू इसे छोड़ना चाहता है। ये बात सुनकर गंजे की हवा निकल जाती है। हकीकत में उस रात कांस्टेबल और धन्ना का दोस्त जब उस फैक्ट्री में मिले तो उन्हें धन्ना और महाराजा पर शक हुआ। फिर उस कांस्टेबल ने अपने ही बिहाफ पर तहकीकात की और इंस्पेक्टर को बताया कि महाराजा की बेटी के साथ गलत काम हुआ है और वो अपने खबरी शिवम ने ही किया है। फिर इंस्पेक्टर महाराजा को हथियार देता है और कहता है काट डाले इसे। फिर जब शिवम चीखता चिल्लाता है तो कांस्टेबल कहता है देख भाई तुझे मरना तो है ही, अच्छा होगा तू आज ही मर जा। फिर वे पुलिस वाले उन दोनों को अंदर बंद करके वहाँ से बाहर आ जाते हैं। इंस्पेक्टर कहता है ऐसों को तो काट देना चाहिए, कल को ये सब हमारी बेटी के साथ हुआ होता तो हम क्या करते, क्या इसे छोड़ देते? फिर महाराजा उस गंजे को बेरहमी से मार देता है। तभी इंस्पेक्टर पूछता है कि वो तीसरा कुत्ता कहाँ मिलेगा। सिल्वा आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा था, इसलिए जब वो अपनी साइड पर जाता है तो देखता है कि महाराजा वहाँ पर उसके आदमियों को पीट रहा था। फिर जब महाराजा उसे देखता है तो समझ जाता है कि ये तो वही आदमी है जो अपनी बेटी की चैन इसके सैलून में भूल गया था। तभी सिल्वा उसे पीटने लगता है और कहता है कुछ याद आया? तूने 15 साल पहले मुझे जेल में भिजवाया था, तेरी वजह से ही मेरी बीवी और मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई। फिर महाराजा भी उसे पीटने लगता है। फिर महाराजा एक फावड़ा लेकर उसकी हड्डी पसली एक कर देता है। फिर वो सिल्वा को पानी पिलाकर होश में लाता है और उसके सामने ही बैठ जाता है। सिल्वा कहता है ये दर्द तो कुछ भी नहीं है, जो दर्द मैंने तुझे दिया है वो कभी नहीं मिटेगा। उस समय महाराजा अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था। तभी पीटी टीचर उसकी बेटी को वहाँ पर लेकर आ जाती है। फिर वो अपनी बेटी को उसके सामने कुर्सी पर बिठा देता है और खुद वहाँ से बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। सिल्वा कहता है ऐसे क्यों घूर रही है? फिर वो लड़की कहती है कि दुनिया के सबसे नीच इंसान को देख रही हूँ। फिर वो उसके आगे कुछ गहने फेंक देती है और कहती है कि उस रात तू इन्हें ही चुराने आया था ना? अगर तेरी बेटी है तो तू उससे पूछना कि हम एक दिन में तेरे जैसे कितने कुत्तों का सामना करते हैं। अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो मेरे पापा अब तक तुम्हें मार चुके होते, जा जी ले अपनी जिंदगी। फिर महाराजा अपनी बेटी को वहाँ से ले जाता है। फिर सिल्वा उन गहनों को देखने लगता है और उसे उन गहनों में वही लॉकेट दिखाई देता है जो उसने अपनी बेटी के लिए खरीदा था। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सिल्वा के जेल में जाने के बाद महाराजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ सिल्वा के घर जाता है। महाराजा की पत्नी कहती है कि आपके पति इनके सैलून में एक चैन भूल गए थे, जब ये चैन लौटाने आए तो यहाँ पर बहुत कुछ हो गया था। फिर जब महाराजा वो चैन देने लगता है तो सिल्वा की वाइफ वो चैन लेने से मना कर देती है और कहती है आप ये चैन किसी गरीब को दे देना, अगर ये मेहनत की कमाई की होती तो मैं इसे जरूर रख लेती। तभी महाराजा की वाइफ उसे सामने वाली दुकान से दोनों बच्चियों के लिए खिलौना लाने के लिए कहती है। फिर जब महाराजा सामने वाली दुकान में खिलौने खरीद रहा था तो एक ट्रक आकर उस घर में घुस जाता है जिसमें महाराजा की पत्नी और बेटी मर जाती है। इस एक्सीडेंट में सिल्वा की पत्नी की भी मौत हो जाती है। फिर सिल्वा महाराजा की बेटी के कंधे पर वो घाव देख लेता है जो उसकी बेटी के कंधे पर था। फिर वो अपनी बेटी को अम्मू कहकर पुकारता है, लेकिन महाराजा पीटी टीचर को उसे वहाँ से ले जाने को कहता है। फिर जब वो सिल्वा के पास जाता है तो सिल्वा उसे कहता है सच सच बता, मैं इसका बाप हूँ, इसे नहीं पता होगा, एक बार उसे बुला कर ला। लेकिन महाराजा उसे रोता बिलखता छोड़कर वहाँ से बाहर आ जाता है। अब जब तक वो जिएगा इसी गम में जिएगा कि उसने जानबूझकर अपनी ही बेटी के साथ गलत काम होने दिया। अब तक वो यही समझता रहा कि एक एक्सीडेंट में उसकी बेटी और बीवी मारी गई, लेकिन सही कहते हैं कि कर्मा लौटकर वापस जरूर आता है और सिल्वा ने महाराजा की बेटी के साथ जो किया वही उसकी बेटी के साथ भी हुआ। फिर वो बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है और इसी के साथ महाराजा मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।